दोस्तों, आपको संतोष कुमार शर्मा का बहुत सारा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नॉन मेटालिक कंपाउंड्स। नॉन मेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन मेटल्स से बनते हैं। आज इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? नॉन मेटल। और हाइड्रोजन से बनने वाले जो उसके कंपाउंड्स हैं वो नॉन मेटालिक कंपाउंड्स हैं। इन्हीं बिंदुओं पर आज आपसे बातचीत करता हूं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्या है दोस्तों ये? जल की कठोरता किसका उपयोग करके दूर की जा सकती है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। हाइड्रोजन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन पे हम लोग बात करने चल रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। 1/9/2022 को पूछा गया दोस्तों ये सवाल और कहा जा रहा है जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं जल की कठोरता को दूर करने के लिए। सवाल नंबर 1026 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा दोस्तों। साधारण नमक नहीं होता, पीओपी नहीं होता, विनेगर नहीं होता दोस्तों। धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। धावन सोडा मतलब Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये धावन सोडा का केमिकल फॉर्मूला है दोस्तों, रासायनिक सूत्र है धावन सोडा के लिए। और इसको जब आप पानी में मिलाते हैं तो पानी की कठोरता दूर होती है। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि पानी में भी क्या कठोरता होती है? क्या पानी भी कठोर होता है? जी, पानी भी कठोर होता है दोस्तों। एक मृदु जल होता है और एक कठोर जल होता है ना? हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होते हैं, सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं? इसको ऐसे समझिए कि जब आप कपड़े धुलते हैं तो ऊपर रिन का इस्तेमाल करते हैं या घड़ी डिटर्जेंट केक या घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो जो भी आप करते हैं वो डिटर्जेंट है, साबुन है। तो साबुन के साथ जब पानी में खूब खूब झाग निकलता हो तो आप कहते हैं कि यह पानी मृदु जल है। और जब झाग कम निकले तो समझ जाइएगा कि यह कठोर जल है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, आपके छत पे पानी भर गया है और छत से पानी को नीचे गिरने के लिए जो आपने पाइप लगाया हुआ है वहां से पानी नीचे गिरेगा। और जहां पानी नीचे गिर रहा है दोस्तों वहीं पे बैठ के आप कपड़ा धुल रहे हैं और उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से पानी का? बरसाती पानी का। अब आपने अपनी शर्ट पैंट में साबुन की टिकिया घिसना शुरू कर दिया। रिन की बट्टी को घिस रहे हैं, आप घिस रहे हैं। घिसने के बाद आप देखेंगे इतना झाग निकल रहा है, इतना झाग निकल रहा है। उस झाग को आप धुलते जा रहे हैं, धुलते जा रहे हैं, झाग निकल ही रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। झाग का निकलना रुक नहीं रहा है। मतलब कितना झाग बन गया, आप देख देख के दंग रह जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो मृदु जल है, सॉफ्ट वाटर है दोस्तों। और जो आप पानी भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं, हैंडपंप से जो निकालते हैं या बोरवेल से निकालते हैं दोस्तों, या कुएं से जो पानी खींचते हैं आप लोग, वो पानी कैसा है? कठोर जल है ना? तो जो कठोर जल है दोस्तों उससे जब आप कपड़े धुलते हैं तो आसानी से झाग नहीं निकलता है। ये है कठोर जल और मृदु जल की मूलभूत बातें। तो कहा जा रहा है जल की कठोरता किसका इस्तेमाल करने से दूर होती है दोस्तों? तो कहिएगा धावन सोडा का इस्तेमाल करने से दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है दोस्तों? तो बड़ा आसान सवाल है दोस्तों, हाइड्रोजन का निर्माण करेगा ये। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल है। 22/8/2022 को पहली पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने। लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है? क्वेश्चन नंबर 1028 दोस्तों। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों, जो पॉप 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 की ध्वनि उत्पन्न करती है और जलती है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 6/10/2022। अगले सवाल पे ले चलता हूं दोस्तों।
निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है? सवाल नंबर 1029 के लिए दोस्तों। हाइड्रोजन, एलपीजी, प्राकृतिक गैस, मीथेन। हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। आरआरबी जेई का सवाल 23 मई 2019 फोर्थ शिफ्ट। अगले सवाल पे ले चलता हूं। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है दोस्तों? तो ड्यूटेरियम के बारे में जानते रहिएगा। 1H1, 1H2 और 1H3। ये है दोस्तों प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। तो प्रोटियम के साथ देखिए परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। परमाणु क्रमांक ड्यूटेरियम का दोस्तों 1 होता है लेकिन परमाणु भार 2 होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 2 होती है। और अगर ट्राइटियम की पूछ लेता तो ट्राइटियम की 3 होती दोस्तों। सवाल नंबर 1030 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 1031। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों? आरआरबी जेई का सवाल है 23 मई 2019 पहली पारी का सवाल दोस्तों। सभी अम्ल धातुओं के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? सवाल नंबर 1031 के लिए दोस्तों। अगर एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का जेई का सवाल दोस्तों 23/5/2019 को। अगला सवाल आपके सामने 1032। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। धातुओं को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे दोस्तों तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जूनियर इंजीनियर के सीबीटी 2 में दोस्तों 28 अगस्त 2019 को सुबह सुबह पूछा गया था ये सवाल। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 1033 नंबर सवाल, बड़े गौर से देखिएगा। 1033 कहा जा रहा है जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखा जाता है। जस्ता क्या है दोस्तों? जिंक धातु। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है दोस्तों? अम्ल है या एसिड है। एक एसिड को एक मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी दोस्तों। 1033 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आरआरबी जेई का सवाल 27 मई 2019 को चौथी पारी में पूछा गया था। 1034 केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की अभिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी होते हैं। धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1034 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। हाइड्रोजन से ऊपर जो होंगी सीरीज में वो क्या करेंगे दोस्तों? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। एनटीपीसी का सवाल 11 अप्रैल 2016 को पूछा गया। स्टेज 1 तीसरी पारी दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 1035। जब एक धातु पानी के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोस्तों। 1035 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सवाल नंबर 1035 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 19 सितंबर 2018 को पहली पारी में पूछा गया था सवाल दोस्तों। अगला सवाल है 1036। निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल। फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करते, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी नहीं करते, फिर धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। धावन सोडा मतलब क्या होता है? जिससे आप कपड़े धुलते हो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जल की स्थायी कठोरता दूर होती है दोस्तों और आपका जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज होता है। अगला सवाल आपके सामने 1037 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1037। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। कहा जा रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके जैसा होता है? बहुत बढ़िया आसान सवाल दोस्तों। क्षारीय मृदा धातुओं के जैसा तो नहीं होता, अक्रिय गैसों जैसा भी नहीं होता, ये हेलोजेंस की तरह भी नहीं होता दोस्तों। ये क्षारीय धातुओं के जैसा होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल 1/10/2018 को पूछा गया था दोस्तों। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको 1038। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किसका एक उदाहरण है?
विस्थापन अभिक्रिया, मिश्रण अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1038 के लिए विस्थापन नहीं होता दोस्तों, मिश्रण भी नहीं होता, संकलन होता है दोस्तों। संकलन मतलब संयोजन। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 10/10/2018 को दूसरी पारी में पूछा गया दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल है ऑक्सीजन से ताल्लुक रखने वाला। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? तो ओजोन को आप O3 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं दोस्तों। कहां पे है 3? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, यहीं पे 3 है। ओजोन जो परत है दोस्तों, आपको भौतिक विज्ञान में यह बात बताई गई हुई है कि ओजोन की परत की मोटाई को नापने की जो यूनिट होती है उसको डाप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाप्सन। याद रखिएगा। आरआरबी के एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट का सवाल दोस्तों 19 जनवरी 2017 को दूसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1040। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी जेई का सवाल 23/5/2019 को चौथी पारी में पूछा गया था ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने 1041। 2O ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को निरूपित करता है दोस्तों। अगर 2O लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर O2 लिखा हुआ है तब ऑक्सीजन का एक अणु रिप्रेजेंट होता है दोस्तों। सवाल नंबर 1041 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? आणविक द्रव्यमान मतलब एक अणु का द्रव्यमान। तो अगर आप परमाणु भार की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलते हैं तब ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे दोस्तों और दोनों का मिला करके 16 और 16 मिलकर के क्या हो जाएगा? 32। 32 क्या है दोस्तों? एक अणु का भार। सवाल नंबर 1042 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। पहला ऑप्शन सही है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 18/9/2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था यह सवाल। ऑक्सीजन के अणु में एक विद्युत संयोजी बंध होता है, एकल सहसंयोजक, एक तिहरा सहसंयोजक बंध होता है, एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है दोस्तों। ऑक्सीजन को अपने अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की दरकार है। क्यों? ऑक्सीजन के पास दोस्तों कुल 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2-6। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा या सबसे बाहरी कक्षा जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। कमी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए अपने ही जैसे, यानी कि ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से सहसंयोजक बंध बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या करेगा? वह 2 इलेक्ट्रॉन अपने और 2 इलेक्ट्रॉन उनके शेयर करेंगे दोस्तों। गौर से देखिएगा, ये इनके 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, उनके 2 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए है ना। ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। इनको कितने इलेक्ट्रॉन की दरकार थी? 2 मिल गए। उनको भी 2 की दरकार थी, मिल गए 2। अब इनका अष्टक पूरा हो गया, उनका अष्टक पूरा हो गया। ये कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कैसा कोवैलेंट बॉन्ड है दोस्तों? दोहरा सहसंयोजक बंध, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने नाइट्रोजन से रिलेटेड दोस्तों सवाल आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? क्वेश्चन नंबर 1044 के लिए दोस्तों गौर से देखिएगा। लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता ये सब धातुएं हैं दोस्तों। तो नाइट्रोजन है जो अधातु है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सवाल 24 मई 2019 को पहली पारी का सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 1045 नंबर। निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? आप लोगों ने दोस्तों पैकेट में बंद कुरकुरे खाए होंगे, खाते भी होंगे, चिप्स खाए होंगे। आजकल पैकेट बंद भोजन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। अगर आप अपने घर में समोसे बना के रख दें और उसको 4 दिन के बाद खाएं तो कैसा लगेगा? बदबू आने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, है ना। तो ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए दोस्तों जब आप पैकेज में बंद करते हैं चिप्स को, कुरकुरे को, टॉफी को,
तो क्या किया जाता है दोस्तों, उसके भीतर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्यों? ताकि कोई रासायनिक अभिक्रिया ना होने पाए। सवाल में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल 10/8/2018 को पहली पारी में पूछा गया। सवाल नंबर 1046, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स कौन सी गैस के साथ संग्रहित किए जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ? जी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? कतई नहीं। नाइट्रोजन के साथ दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। सवाल नंबर 1046, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्टेज 2 जूनियर इंजीनियर परीक्षा 1 अगस्त 2019 को तीसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताना है दोस्तों। सवाल नंबर 1047 के लिए बड़े गौर से देखिएगा। लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करेंगे तो भूरे रंग की एक गैस निकलेगी, उसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन की परीक्षा में 14 अगस्त 2018 को पूछा गया दोस्तों सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप गर्म करेंगे दोस्तों तो वह किसमें अपघटित होता है, यह पूछा जा रहा है। तो अमोनियम नाइट्रेट को दोस्तों गर्म किया जाता है तो वह N2O और H2O में अपघटित होता है। सवाल नंबर 1048 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन की परीक्षा में 10/8/2018 को पूछा गया तीसरी पारी का सवाल था ये। अगला सवाल 1049, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्तों? ओसवाल्ड प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया और हैबर प्रक्रिया। तो आप लोगों ने कक्षा 10 में या फिर कक्षा 11 में यह बात जरूर पढ़ी होगी, अमोनिया के निर्माण की व्यावसायिक विधि यानी कि फैक्ट्री में अमोनिया को कैसे बनाया जाता है, तो हैबर विधि से बनाया जाता है दोस्तों। हैबर विधि आपने पढ़ी हुई है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैबर प्रक्रिया। आरआरबी के जेईई का सवाल 2014 को पूछा गया दोस्तों, 14 दिसंबर 2014 में। अगला सवाल, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, क्यों? इसलिए क्योंकि यह हवा से हल्का होता है? जी नहीं। यह बल्ब में रोशनी ज्यादा पैदा करता है? जी नहीं। दहन को सपोर्ट नहीं करता दोस्तों? यही सही है। दहन का मतलब होता है जल जाना। अगर बल्ब के भीतर ऑक्सीजन भर दें या हवा भर दें दोस्तों, जैसे बल्ब को ऑन करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिलामेंट आपका जल जाएगा। वो जलने ना पाए इसके लिए नाइट्रोजन भर दीजिए। नाइट्रोजन की उपस्थिति जलने की प्रक्रिया को सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए सवाल नंबर 1050 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पेपर था दोस्तों 21 दिसंबर 2014 को, सेट नंबर 9 येलो पेपर, उसमें यह सवाल आया था। अगले सवाल पे फोकस कीजिए। 1051, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है दोस्तों, उसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोगों ने बचपन से अभी तक इसके बारे में बहुत सुना होगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। सवाल नंबर 1051 के लिए दोस्तों बड़े गौर से देखिएगा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है N2O। कहाँ पे मिलेगा ये N2O? ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा दोस्तों। सवाल नंबर 1051 के ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। ALP और टेक्नीशियन का सवाल 20 अगस्त 2018 को पहली पारी का सवाल था ये। 1052 के लिए कौन सी गैस को चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ताकि जो चिप्स हैं, जो कुरकुरे हैं, जो पापड़ हैं, जो पैकेट में बंद हैं, वो खराब ना हो जाएं, इसके लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 3/10/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने 1053, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध
पंजेंट ऑर्डर होती है दोस्तों अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सवाल नंबर 1053 के लिए दोस्तों बड़े गौर से देखिएगा, अमोनिया की जो स्मेल होती है बहुत तीखी होती है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल, स्टेज फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट 29/4/2016 को पूछा गया दोस्तों। ये सवाल आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दरमियान जब रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं दोस्तों, तो अमोनिया गैस के बारे में आप लोगों ने जानकारी ली होगी। उसकी स्मेल कैसी होती है? बहुत ही तीखी होती है दोस्तों, जो आपकी नाक को बड़ी चुभती है। सवाल नंबर 1053, ऑप्शन नंबर ए 1054, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सक द्वारा एनेस्थेटिक के तौर पर स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल जो डेंटल सर्जन होते हैं वो एनेस्थीसिया के लिए करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1054 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 1054 के लिए ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे दोस्तों ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल नंबर 1055, निम्नलिखित में से किस विकल्प को लाफिंग गैस कहा जाता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये है दोस्तों हंसाने वाली गैस। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 16/4/2016 को पहला चरण पहली पारी। आगे चलते हैं 1056, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में पॉपुलर है, लोकप्रिय है? नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में फेमस है। कौन? हास्य गैस या लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। बहुत बढ़िया है सवाल दोस्तों। 1057 नंबर, गौर से देखिएगा। NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। ये है दोस्तों अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। कैसे? बड़े गौर से देखिएगा। NH4 ये है दोस्तों आपके पास अमोनियम का आयन, इसकी संयोजकता 1 है। और ये है दोस्तों SO4 ये है सल्फेट आयन। इनको इनसे अभिक्रिया करनी है, तो ये दो लोग मिलेंगे दोस्तों ना। जब दो लोग मिलेंगे तो उनकी संयोजकता इधर आएगी, इनकी संयोजकता उधर जाएगी। क्या बनाएंगे ये लोग? NH4 ट्वाइस SO4। ये हो जाएगा दोस्तों अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। सवाल नंबर 1057 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 27/11/2018 को तीसरी पारी का सवाल था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1058, NO2 का फ्यूम धुआं किस रंग का होता है दोस्तों? NO2। सवाल नंबर 1058 के लिए दोस्तों बड़े गौर से देखिएगा 1058 को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है दोस्तों, इसका धुआं भूरे रंग का होता है दोस्तों, ब्राउन कलर का। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। 1059, अधातुओं का व्यापक उपयोग जल क्वथनित्र में होता है, खाद में होता है, हवाई जहाज में होता है, मशीनरी के निर्माण में होता है दोस्तों। खाद बनाने में, फर्टिलाइजर्स में दोस्तों अधातुओं का यानी कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल आप जानते हैं, जब खाद बनाई जाती है वहां पे व्यापक पैमाने पे होता है। अगला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत है दोस्तों। 1060, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन भरी होती है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे दोस्तों नाइट्रोजन को लॉक करिएगा। क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये रिएक्ट करने वाली गैस है जल्दी से। नाइट्रोजन आसानी से रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे बल्ब में दोस्तों। और अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के बल्ब की बात की जाए तो उसमें अक्रिय गैसों को रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अक्रिय गैसों को। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 18/9/2018 को पहली पारी का सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? NH4 ट्वाइस SO4। अभी ये सवाल आया था दोस्तों। 1061, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आरआरबी जेई में पूछा गया था दूसरे चरण में दोस्तों 28/8/2019 को सुबह। अगला सवाल आपके सामने, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। 1062 के लिए दोस्तों बड़े गौर से देखिएगा।
तरल नाइट्रोजन उबलना शुरू हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे उबलने लगता है दोस्तों। इसका क्वथनांक क्या होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 17 फरवरी 2021 को पहले चरण की दूसरी पारी का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 1063। बड़े गौर से देखिएगा, इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है दोस्तों? वो नाइट्रोजन गैस है दोस्तों जो वायुमंडल में 78% की हिस्सेदारी रखती है। पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 31 जनवरी 2021 को पहला चरण दूसरी पारी। अगला सवाल दोस्तों आपके समक्ष आ रहा है 1064। किस गैस को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। सवाल नंबर 1064 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल 5 फरवरी 2021 पहला चरण पहली पारी। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है 1065। फास्फोरस से रिलेटेड सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं। बड़े गौर से देखिएगा, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी दोस्तों? कोबाल्ट की नहीं, निकल की नहीं, हाइड्रोजन की नहीं। फास्फोरस के बारे में पहली बार जिस आदमी ने खोजा वो साहब हैं हैनिंग ब्रांड दोस्तों। ये सवाल पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 3 अप्रैल 2016 को। हैनिंग ब्रांड कौन थे? एक जर्मनी के व्यापारी और फार्मासिस्ट थे दोस्तों। ये 1630 में पैदा हुए थे और 1710 के आसपास इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। फास्फोरस की खोज मिस्टर हैनिंग ब्रांड साहब ने की थी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों? खराब होने से बचे, स्थायित्व सुनिश्चित हो, बच्चों की पहुंच से दूर रहे, आग पकड़ने से बचे। फास्फोरस दोस्तों अगर आप पानी में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे, हवा में रखेंगे तो वह सुलगने लगता है और जलने लगता है। इससे बचाने के लिए फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल स्टेज फर्स्ट 22/4/2016 को पहली पारी में पूछा गया था ये सवाल। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। माचिस की तीलियों में क्या लगा होता है? माचिस की तीलियों में दोस्तों फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। एनटीपीसी का सवाल 30 मार्च 2016 को स्टेज फर्स्ट पहली पारी में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, फास्फोरस की परमाणविकता क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये गौर से देखिएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ये सवाल पूछा गया है। ग्रुप डी में 2 बार दोस्तों, उसके बाद लोको पायलट में 1 बार, एनटीपीसी में 2 बार। फास्फोरस की परमाणुविकता क्या है? 1068 नंबर क्वेश्चन 1068 दोस्तों। P4 मतलब फास्फोरस के 4 परमाणु मिलेंगे तो फास्फोरस के एक अणु का निर्माण करते हैं। एटोमिसिटी परमाणुकता है ना, जो परमाणुविकता लिखा है उसको किसी किताब में आप ऐसा भी पाएंगे परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब होता है जैसे ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हो जाएगी, नाइट्रोजन लिखा है तो इसकी परमाणुकता 2 हो जाएगी, हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी, सल्फर लिखा हुआ दोस्तों तो 8 हो जाएगी। इसी तरह से फास्फोरस की क्या होती है? 4। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 1068 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने 1069। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 285 ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों जो कि अधातु है, बाकी सभी धातुओं के हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है? बहुपरमाणविक मतलब क्या होता है? मोनो एटॉमिक। सल्फर के पास होता है दोस्तों 8 परमाणु मिलेंगे तब जाकर के एक अणु का निर्माण करेंगे। सल्फर को गंधक कहते हैं हिंदी में। 1070 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। सवाल नंबर 1070 ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों। अगला सवाल पे ले चलता हूं। अगला सवाल है 1071। बड़े गौर से देखिएगा। सफेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, पानी में, शराब में। दोस्तों फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग ना पकड़ ले। सफेद फास्फोरस कैसा होता है दोस्तों? सफेद फास्फोरस मोम की तरह मुलायम रवेदार पदार्थ होता है और रोशनी में रखेंगे तो ये पीला हो जाएगा और ये जहरीला भी होता है दोस्तों। पानी में घुलता नहीं है,
लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2 में घुल जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, ये घुलनशील है, पानी में नहीं घुलेगा दोस्तों, इसलिए पानी में इसको संभाल के रखा जा सकता है। हवा में अपने आप जलने लगता है, इसलिए इसको पानी में डुबा के रखते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। H3PO4 कहां पे है? H3PO4 दोस्तों, H3PO4 ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। H3PO4 ये है दोस्तों आपके सामने सवाल नंबर 1072, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। ग्रुप डी का सवाल 1 दिसंबर 2018 को दूसरी पारी में पूछा गया सवाल, 1073 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है दोस्तों? ये अधातु है फास्फोरस। ग्रुप डी का सवाल है 27/11/2018 को पहली पारी का सवाल। अगला सवाल ये रहा, रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ फास्फोरस होता है दोस्तों, पोटेशियम का होता है के, है ना? तो अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर हैलोजेंस के बारे में दोस्तों। हैलोजेंस के बारे में दोस्तों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? बड़े गौर से देखिएगा। पहला सवाल, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट की जगह पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है, उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन कौन सा विलयन हो सकता है दोस्तों? बड़े गौर से देखिएगा। बेकिंग सोडा पाउडर, टैल्कम पाउडर, साधारण नमक, ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों। कपड़ा धुलने का जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसका इस्तेमाल करने के बजाय आशी नाम की एक लड़की है, वो कपड़ा धुलने जाती है तो गलती से क्या करती है, डिटर्जेंट पाउडर की जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर देती है और उसका कपड़ा क्या हो जाता है, रंग उड़ जाता है कपड़े का दोस्तों, रंग फीका पड़ जाता है। आरआरबी की ग्रुप डी का सवाल 1/9/2022 को पूछा गया दोस्तों। अगले सवाल पे ले चलता हूं। 1076 ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल, 1076 नंबर सवाल दोस्तों, 1076। बड़े गौर से देखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो नाम होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2। CaOCl2 कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों। ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 22/9/2022 को। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 1077 ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1077। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर बनाते समय क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, हाइड्रोजन का नहीं दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल दोस्तों आपके सामने 24/8/2022 को पूछा गया था पहली पारी में। अगला सवाल, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पीने का पानी है उसमें जो बैक्टीरिया है, जो रोगाणु है दोस्तों, वो मर जाएं, खत्म हो जाएं। तो पीने के पानी को दोस्तों साफ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। 14 सितंबर 2022 को पहली पारी में सवाल ये पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके आ चुका है 1079 दोस्तों। बड़े गौर से देखिएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ये बात भी सत्य है। और जब पहला सत्य है और दूसरा भी सत्य है दोस्तों, तो आप कहिएगा दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। 1079 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 9/9/22 को पूछा गया। 1080 किस तत्व के अधात्विक गुण होते हैं दोस्तों? लिथियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम। सवाल नंबर 1080, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। क्लोरीन के पास अधात्विक गुण होते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 9/9/2022 को पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1081। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, ये बात सत्य है। ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। सवाल नंबर 1081 के लिए क्या करना है दोस्तों? 1081 के लिए बड़े गौर से देखिएगा।
ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्ल के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन उत्पन्न करता है, ये बात सत्य है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, ये बात भी सत्य है। अगर दोनों सही है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा। 1081 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 26/8/2022 को पूछा गया सवाल दूसरी पारी में ग्रुप डी का। अगला सवाल आपके सामने 1082 किन तत्वों के बाहरी कोश में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो हैलोजेंस के बारे में ये बात कही जा रही है क्योंकि इनके पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे और इनको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो क्या होगा, इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 1082 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं 1083 नंबर दोस्तों। 1083 के लिए गौर से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है दोस्तों? आर्गन, हीलियम, फ्लोरीन, मीथेन। तो फ्लोरीन के पास दोस्तों द्विपरमाणुक है, 2 परमाणु मिलते हैं तब एक अणु का निर्माण करते हैं। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में 27 मई 2019 को चौथी पारी में सवाल पूछा गया था। ये 1084 इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दोस्तों। सवाल नंबर 1084 ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ये है फ्लोरीन। क्या है फ्लोरीन दोस्तों? सबसे बेहतरीन ऑक्सीकारक एजेंट है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की परीक्षा में 21 दिसंबर 2014 को पूछा गया, येलो पेपर सेट नंबर 9। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है 1085। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों। सही उत्तर है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर डी। सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन की परीक्षा 13 अगस्त 2018 को यह सवाल आया था दोस्तों। अगला सवाल ये रहा, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन विकल्पों में से सभी झील का पानी, समुद्र का पानी हैलोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। हैलोजन सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं दोस्तों? बड़े गौर से देखिएगा, समुद्री जल में हैलोजन का सबसे ज्यादा उपस्थिति पाई जाती है दोस्तों। सवाल नंबर 1086 के लिए ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी के जेई का सवाल CBT 2 में पूछा गया था 28 अगस्त 2019 को सुबह सुबह। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने कहा जा रहा है 1087 के लिए दोस्तों। 1087 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है सवाल नंबर 1087। गौर से देखिएगा, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का मतलब होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप जल में मिला दें तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो जो गैस निकलती है उसका नाम होता है बच्चों क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। बड़े गौर से देखिएगा, ये विरंजक चूर्ण है CaOCl2। इसको आप पानी में मिलाएंगे ऐसे, तो क्या मिलने वाला है दोस्तों? आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, है ना। तो जो क्लोरीन गैस मिल रही है आपको, उसे गौर से देखा जाए, क्या कहा जा रहा है क्लोरीन गैस के बारे में बच्चों? कौन सी गैस निकलती है? विरंजक चूर्ण को जल में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस। ये है CaOCl2। इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर है, इसी को हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसको जब जल में मिलाते हैं दोस्तों तो CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ALP और टेक्नीशियन का सवाल 30/8/2018 तीसरी पारी में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, ये गौर से देखिएगा, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? वही सवाल दोबारा से दोस्तों, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस निकलती है। आरआरबी के ALP और टेक्नीशियन का सवाल 9/8/2018 को पहली पारी का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, गौर से देखिएगा, ये रहा 1089। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धुलाई सोडा। बहुत बढ़िया सवाल 1089। तो दोस्तों क्लोरीन का निर्माण दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, आरआरबी के ALP का सवाल है दोस्तों, माफ करिएगा, 9/8/2018 दूसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें से प्रयोग नहीं होता है।
ये लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC। तो CFC जो गैस है दोस्तों, इसका इस्तेमाल कहाँ पे नहीं होता है ना? तो रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में होता है, पैकिंग सामग्री में होता है दोस्तों, लेकिन मिक्सर में और चक्की में नहीं होता है। सवाल नंबर 1090 के लिए दोस्तों क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा, मिक्सर और चक्की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। CFC ओजोन लेयर, जो समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है, उस ओजोन लेयर के क्षरण के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक नाम होता है फ्रेयॉन। क्या नाम रखिएगा? फ्रेयॉन। इस बात को आपको याद रखना है, ये फ्रेयॉन, ठीक है। तो 1090 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। RRB के NTPC का सवाल 17 जनवरी 2017 को पूछा गया दोस्तों ये सवाल। अगले सवाल के लिए हम लोग आपको ले चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1091। बड़े गौर से देखिएगा 1091 को। कहा जा रहा है वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। तो एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड में चेंज हो जाती है? तो पारा नहीं है दोस्तों, क्लोरीन नहीं है, गैलियम नहीं है, ब्रोमीन इसका सही उत्तर है। RRB, JEE और NTPC दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। जूनियर इंजीनियर में कब? 27 जून 2019 को, और NTPC में कब? 2 अप्रैल 2016 को दूसरी पारी में पूछा गया सवाल ये। एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो कह दीजिएगा कि ब्रोमीन वो एकमात्र धातु है जो द्रव में बदल जाती है दोस्तों। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदलती है, गहरे लाल रंग की होती है और इसमें बड़ी ही तीखी गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है इसमें। और ये आमतौर पे दोस्तों जो होती है, इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, 35, और इसका जो परमाणु भार होता है वो 79.909। ये जो 35 है ये इसका परमाणु क्रमांक है दोस्तों, और 79.909 इसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट है। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 35 हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 55 होने वाले हैं दोस्तों। 55 और 35 जोड़ेंगे 45 होंगे, 45 और 35 दोस्तों। तो 45 कहाँ से आया? ये 79.909 में से 35 को घटा दीजिएगा तो जो आएगा आपके पास वो हो जाएगा 44.909। इसी को 45 के लगभग माना जाए तो 45 न्यूट्रॉन पाए जाएंगे इसमें, ब्रोमीन में। ब्रोमीन को आप BR इस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ये है इसका, रासायनिक जो संकेत है वो क्या है? BR। अगले सवाल पे आपको ले चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है 1092। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है, यही सही उत्तर है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का नहीं, अमोनियम ऑक्साइड का नहीं दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। कमरे में जो आपके एयर कंडीशनर लगा हुआ होता है वहाँ से भी CFC गैस निकलती है और वो वायुमंडल में जाकर के ओजोन की लेयर को नुकसान पहुंचाती है। अगर आपके घर में फ्रिज का इस्तेमाल होता है तो वहाँ से भी CFC गैस निकलती है दोस्तों, वह भी वायुमंडल के ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है ना। तो क्या करना है आपको? ऑप्शन नंबर A को लॉक करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। RRB NTPC में सवाल आया था 19/4/2016 को, पहली पारी पहला चरण। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों 1093। गौर से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है?
1093 कौन सी गैस है जो रंगहीन और गंधहीन नहीं है दोस्तों? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्लोरीन गैस है जो रंगहीन और गंधहीन नहीं होती है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों, क्लोरीन कैसी होती है? जो क्लोरीन होती है वो हरे और पीले रंग की और तीखी और दम घोटू गैस होती है। मतलब क्लोरीन गैस ज़्यादा मात्रा में हो और आप सांस ले रहे हो वहाँ तो आपका दम घुटने लगता है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूँ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, 1094 ठोस आयोडीन किस रंग का होता है दोस्तों? बैगनी भूरे रंग से थोड़ा सा ब्लैकिश, पर्पल कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिला दिया जाए तो उस कलर का होता है दोस्तों ठोस आयोडीन। आरआरबी के एनटीपीसी में 2 अप्रैल 2016 को पूछा गया सवाल। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें दोस्तों। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो जो क्लोरीन है दोस्तों, ये क्लोरीन अधातु है। क्लोरीन क्या है? गैस है, इसलिए साथ में यह धातु नहीं है दोस्तों। बाकी मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम धातु है दोस्तों। 1095 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगले सवाल की तरफ आपको लेके चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? नियॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये चमकते हुए नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन जो आयोडीन आपके ऑप्शन में दिख रहा है ये चमकदार होती है। 1096 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 1097 पर ले चलता हूं आपको दोस्तों। 1097 में कहा जा रहा है कि 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व क्या कहे जाते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, तो बड़े गौर से देखिएगा। ये 35 वाला जो है और 53 वाला है जो, और आपके पास 85 वाला है। बस बच्चों गौर से देखिएगा, तो 85 वाला जो है उसको कहते हैं एस्टेटीन। क्या कहते हैं? एस्टेटीन, ठीक है। और 35 वाले को और 53 वाले को दोस्तों, 35 वाला ब्रोमीन है और 53 वाला आयोडीन है। यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रोमीन और यहाँ पे लिख लीजिएगा आयोडीन और ये लिख लीजिएगा एस्टेटीन। ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन और जोड़ दिए जाएं तो जो पांचों होते हैं दोस्तों वो हेलोजेंस कहे जाते हैं। आपके पास सवाल है कि 35, 53 और 85, 35, 53, 85 की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, परमाणु क्रमांक की बात हो रही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब वो कौन से एलिमेंट है जिनके पास 35 प्रोटॉन या 53 प्रोटॉन और 85 प्रोटॉन हैं दोस्तों, तो ये कहे जाते हैं ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये कहाँ है दोस्तों? ये हेलोजेंस हैं, ये एल्केलाइंस नहीं है, निष्क्रिय गैस नहीं है, हैलाइड्स नहीं है। ये कौन है? ये हेलोजेंस हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 22/9/2018 को प्रथम पारी में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन को रखा गया है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। सवाल नंबर 10898, 1098। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, पहले में नहीं, 18वें में नहीं, 17वें समूह में दोस्तों हेलोजेंस को रखा जाता है। हेलोजेंस कहाँ रखे गए हैं? 17वें समूह में। बड़े गौर से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, समूह 17 से संबंधित तत्वों को हेलोजेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए करेक्ट आंसर है। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल दोस्तों 26 मई 2019 को पूछा गया, तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 1100, समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है? सवाल नंबर 1100 के लिए दोस्तों, समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील, ब्रोमीन अभिक्रिया करता है, फ्लोरीन करता है, क्लोरीन करता है, आयोडीन दोस्तों सबसे कम रिएक्शन करता है। इस बात को आपको ख्याल रखना है। सवाल नंबर 1100 के लिए ऑप्शन नंबर डी लॉक करिएगा। ये पूछा गया था ग्रुप डी में 11/10/2018 को पहली पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों 1101, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? नाइट्रोजन परऑक्साइड दोस्तों यौगिक है, पानी भी यौगिक है, अमोनिया भी यौगिक है। क्लोरीन दोस्तों यौगिक नहीं है, ये क्या है? तत्व है। तत्व मतलब अकेला है जो, वो एलिमेंट है। और यौगिक कौन कहलाता है? जब कई तत्व या दो तत्व आपस में मिल करके कुछ नया बनाते हैं तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं।
सवाल नंबर 11 सवेक के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। 20/9/2018 को तीसरी पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने 1102। ऑक्सीजन के बारे में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हैलोजन ग्रुप की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 10, 7, 8 या फिर 2। सवाल नंबर 1102 के लिए बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। 1102 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1102 कहा जा रहा है ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता दोस्तों अधिकतम 7 हो सकती है। 8 होने से रही है ना, 8 किसी की भी संयोजकता नहीं होने वाली है। 10 तो कतई नहीं हो सकती है, इसलिए 7 संभव है दोस्तों, 7 हो सकती है। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल 26/10/2018 तीसरी पारी में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने, कौन सा तत्व समूह 17 से ताल्लुक नहीं रखता है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है दोस्तों, आर्गन है। ये 18वें समूह से ताल्लुक रखता है। समूह 18 का तत्व है दोस्तों आर्गन। समूह 17 में हैलोजन्स आते हैं, लिहाजा आप क्या करिएगा, आर्गन को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल 25 सितंबर 2018 को पहली पारी में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। अगले सवाल की ओर आपको लेके चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1104। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध धातु नहीं है? अर्ध धातु मतलब उपधातु भी कहते हैं दोस्तों इसको, जो धातु और अधातु के बीच में हो। बोरान है, क्लोरीन है, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है दोस्तों। बड़े गौर से देखिएगा, इसमें जो क्लोरीन है दोस्तों ये अर्ध धातु नहीं है बल्कि ये अधातु है साफ साफ। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। बोरान, आर्सेनिक और सिलिकॉन दोस्तों ये उपधातुएं या अर्ध धातुएं इस कोटि में आती हैं। क्लोरीन 1104 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 28/11/2018 को प्रथम पारी का सवाल। अगले सवाल पे ले चलता हूं 1105। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। कौन सा हैलोजन ऐसा है दोस्तों जिसका क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्लोरीन का नहीं होगा, ब्रोमीन का नहीं होगा, क्लोरीन का नहीं होगा दोस्तों, आयोडीन का होगा। आयोडीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दोस्तों इन 4 विकल्पों में सबसे ज्यादा होगा। और अगले सवाल की ओर आपको लेके चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 1106। बड़े गौर से देखिएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन निष्क्रिय गैसों के उदाहरण, कीटोन के उदाहरण, हैलोजेंस के उदाहरण, एल्केन के दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन ये हैलोजेंस के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। ग्रुप डी का सवाल 1/12/2018 को पूछा गया था। अगले सवाल पे रुख करते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, सोडियम, क्रिप्टॉन, मैग्नीशियम और क्लोरीन। क्लोरीन क्या है दोस्तों? एक हैलोजन है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? क्लोरीन। जो क्लोरीन होगा दोस्तों क्या होगा? एक हैलोजन होगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 26/9/2018 को पूछा गया था प्रथम पारी में। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 1108। कौन है इनमें से जो एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत रसायन, वैद्युत धनात्मकता दोस्तों। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल 27/9/2018 प्रथम पारी सवाल नंबर 1108। 1108 के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 1108 के लिए विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है दोस्तों। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी होती है वो हैलोजेंस में पाई जाती है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 27/9/2018 प्रथम पारी। अगला सवाल आपके सामने, इनमें से कौन सा कमरे के तापमान पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, आयोडीन और हाइड्रोजन सल्फाइड। सवाल नंबर 1109 के लिए दोस्तों बड़े गौर से देखिएगा। क्लोरीन गैस है जिसका रंग कैसा होता है? हरे और पीले रंग की गैस के रूप में होता है दोस्तों। और उसमें गंध भी होती है। उसकी स्मेल कैसी होती है? बड़ी तीखी होती है, जो आपके नाक और गले को प्रभावित करती है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 9/3/2021। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1110। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के टेम्परेचर पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरी और पीली गैस के रूप में होता है दोस्तों? हरे पीले रंग का जो ये पहचान है दोस्तों, ये क्लोरीन की पहचान है और इसमें गंध भी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा।
सवाल नंबर 1110, क्लोरीन को लॉक करिए दोस्तों। एनटीपीसी का सवाल 22/1/2021 को पूछा गया। अगला सवाल ये रहा, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र आधात्विक तत्व है दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 1111, 1111, 1111 मत कहिएगा, ये कहना थोड़ा सा उचित नहीं है। सही बात तो ये है 1111 पढ़ना उचित है। 1111। सवाल नंबर 1111 के लिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक तत्व है। बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 1111 के लिए क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को लॉक कीजिए। क्यों लॉक करिए दोस्तों? ब्रोमीन ही वह एलिमेंट है जो अधात्विक है और रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब आपके कमरे में अगर ब्रोमीन को रखा जाए तो ये लिक्विफाइड फॉर्म में मिलेगा, द्रव अवस्था में। और अगर आपके स्किन पे, हाथ पे, त्वचा पे आपके यह गिर जाए तो आपकी त्वचा जलती है दोस्तों। मतलब उतनी दूर के जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, उनको यह नष्ट कर देता है। इसलिए ब्रोमीन से आप सतर्क रहिएगा। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 6/4/2021 को, स्टेज 1 पारी 2। अगला सवाल ये रहा, निष्क्रिय गैसों से रिलेटेड सवाल यहां पे मिलने वाले हैं दोस्तों। निष्क्रिय गैस क्या है? अक्रिय गैस, जिनके अंतिम कक्षा में अगर हीलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बाकी जितनी अक्रिय गैसें हैं उनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। यानी कि उनका जो अष्टक है वो पूरा होता है, उनका अंतिम कक्षा भरा पूरा होता है। उनको ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना तो इलेक्ट्रॉन उनके पास एक्स्ट्रा है जो किसी को दे पाए, लिहाजा वह किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन, गंध रहित गैसें हैं। तो कह दीजिएगा दोस्तों कि शून्य समूह, क्षारीय धातु समूह, हैलोजन समूह, भूख क्षारीय धातु समूह दोस्तों। सवाल नंबर 1112 के लिए बड़े गौर से देखिएगा। जीरो ग्रुप शून्य समूह के जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों, उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी पाई जाएगी? ये रंगहीन होंगे, स्वादहीन होंगे और गंधहीन होंगे। मतलब इनमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई कलर भी नहीं होगा। 25/10/2018 को दूसरी पारी में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल ये दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं। कैसे? 10 वाले के लिए 2, 8, ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 18 वाले के लिए क्या लिखेंगे? 2, 8, 8, ये इनका। और 36 वाले के लिए क्या लिखेंगे? 2, 8, 8, 8, 8, 16 और 16, 2, 8, 2, 10, 8, 18, 28, 8, 36, ये हो गया दोस्तों। और जिसका नाम 54 है उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? 54 वाले के लिए 2, 8, 18, 2, 8, 10, 18, 28, 18, 18, 36, 36 धन 10 बराबर 46, 46 प्लस 8 बराबर 54, ये हो गया। तो आप गौर से देखिए कि सबके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 8, 8, 8, प्रत्येक में 8 दोस्तों। तो जब सबके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब कि उनका अष्टक पूरा है और वो अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं। सवाल नंबर 1113 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 1113 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस का आयनन विभव क्या होता है? सवाल नंबर 1114। उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव दोस्तों, जिस पीरियड में ये होते हैं, जिस आवर्त में होते हैं, अवधि मत लिखिएगा, इनको कहते हैं आवर्त, है ना। जिस आवर्त में पाए जाते हैं उस आवर्त में सबसे ज्यादा होता है आयनन विभव नोबल गैस का। इसका मतलब ये जल्दी से आयोनाइज नहीं होंगे, इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। अगले सवाल पे ले चलता हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर की परीक्षा में 21/12/2014 को पूछा गया था सवाल दोस्तों। ये अगला सवाल आपके सामने 1115, दुर्लभ गैसें,
रेयर गैसेस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है दोस्तों। स्थिर का मतलब क्या हुआ? अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सवाल नंबर 1115 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? नोबल गैस नहीं, हीलियम तो है, आर्गन भी है, नियॉन भी है दोस्तों, ब्रोमीन है जो नोबल गैस का उदाहरण नहीं है ना दोस्तों। जो ब्रोमीन होती है वो, पहली बात तो ये है कि उसका अष्टक पूरा नहीं है और ये हैलोजन ग्रुप का मेंबर है। किस ग्रुप का मेंबर है? हैलोजन ग्रुप का। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो वो तो रिएक्ट करेंगी, अभिक्रिया करेंगी किसी न किसी के साथ। आरआरबी का जूनियर इंजीनियर 14 में पूछा गया दोस्तों सवाल, रेड पेपर का सेट था 14, 12, 14 में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? सवाल नंबर 1117, बड़े आराम से चलिएगा दोस्तों। अजनबी गैस क्यों कहते हैं? बहुत आराम से देखिएगा। वो गाना आपको याद आ रहा है, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, क्योंकि तुम आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 1 में पूछे गए थे 19 जनवरी 2017 को, इसलिए तुम जाने पहचाने से लगते हो। और ये अजनबी गैस है दोस्तों। कैसी गैस है? अजनबी। सवाल नंबर 1117, बड़े गौर से देखिएगा। ये अजनबी क्यों है दोस्तों? जेनॉन को अजनबी कहते हैं, नियॉन और क्रिप्टॉन और आर्गन ये अजनबी नहीं है। और जेनॉन के बारे में याद रखिएगा कि इसको अनोखा गैस या अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है और इसको इस प्रतीक से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इनका सिंबल X∗E, जेनॉन। और इनका जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ये आर्क लैंप या फ्लैश लैंप में किया जाता है। और इनका जो परमाणु क्रमांक है वो 54 है, 54। आरआरबी के एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन। दोस्तों जो हीलियम है वो अक्रिय है, नियॉन है, रेडॉन है, ये सब की सब अक्रिय हैं। जो हाइड्रोजन है वो सक्रिय है भाई, बहुत एक्टिव है हाइड्रोजन, रिएक्ट करता है वो, है ना। तो सवाल नंबर 1118 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे दोस्तों। और ये जो डी नंबर आप देख पा रहे हैं, ये कहां पूछा गया है? पूछा गया है एनटीपीसी में 9/4/2016, तीसरी पारी, स्टेज 1। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से जो अलग या विषम है उसको चुनिए। क्या बात है? आर्गन, नियॉन, जेनॉन, ये ऊपर के तीनों जो हैं वो नोबल गैस है। नोबल मतलब जो किसी से अभिक्रिया नहीं करना चाहते हैं, उनका अपना अष्टक पूरा है, उनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो तैयार हैं, ना ऊधो का लेना ना माधो का देना। तो हाइड्रोजन है दोस्तों जो डिफरेंट है, इन चारों में सबसे अलग गुण जो रखता है वो कौन है? हाइड्रोजन। ये भी एनटीपीसी का सवाल है, कब पूछा गया था? 4/4/2016, तीसरी पारी का सवाल, पहला चरण। सवाल नंबर 1120, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? क्या बात है दोस्तों, जेनॉन तो नोबल है, नियॉन भी, आर्गन भी, क्लोरीन है जो नोबल नहीं है दोस्तों। सवाल नंबर 1120 के ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल 1/10/2018, तीसरी पारी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? दोस्तों हीलियम और आर्गन दोनों का बाहरी कोश पूरी तरह से भरा होता है, ये समानता है। हीलियम का और आर्गन का जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बाहरी कक्षा है, वो क्या है? भरा पूरा होता है दोस्तों, उनके पास अष्टक पूरा होता है। यही समानता है दोस्तों। दोनों तत्व धातु हैं, जी नहीं। दोनों तत्व द्रव धातु हैं, कतई नहीं। दोनों धातुओं का प्रयोग गुब्बारों में करते हैं, दोनों में उच्च विसरण की रेट होती है, कतई नहीं दोस्तों। ना तो ए और ना बी और ना ही सी सही है। जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन नंबर टी।
आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 10/12/2018 को प्रथम पारी में पूछा गया सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? मोनोएटमिक। मोनोएटमिक समझते हैं आप, जिसके पास एक ही परमाणु से उसके अणु का निर्माण हो जाता हो उसे मोनोएटॉमिक कहते हैं। गंधक, आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। गंधक को दोस्तों सल्फर कहते हैं। सल्फर के जब 8 परमाणु आपस में मिलते हैं तो सल्फर के एक अणु का निर्माण होता है। और ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी जानते रहिएगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु बनाते हैं, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलेंगे तब ऑक्सीजन का एक अणु बन के तैयार होगा। लेकिन आर्गन के लिए क्या है दोस्तों? एक अकेला सब पर भारी। मतलब क्या हुआ दोस्तों? आर्गन जो है वो क्या करेगा? आर्गन एक परमाणु ही एक अणु का निर्माण करने में सक्षम है, उसको 2 की जरूरत, 3 की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 4 दिसंबर 2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 1123, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को 5वें आवर्त में रखा गया है? क्या बात है, 5वां आवर्त में रखा गया है दोस्तों। कौन सी गैस है वो? 5वें आवर्त में रखी जाने वाली गैस दोस्तों ज़ेनॉन है। ये 5th पीरियड में पाई जाती है। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल 4/10/2018 को पहली पारी में पूछा गया सवाल दोस्तों। ज़ेनॉन को आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक आपको अभी बताया था, कितना होता है? 54। और इसके बारे में क्या है दोस्तों? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। और जब ये आप गर्म करेंगे दोस्तों तो गर्म करने के लिए इसको 161.40 केल्विन इस टेम्परेचर पे आप ले जाएंगे, तब जाकर के ये द्रव अवस्था में बदल जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये केल्विन में टेम्परेचर बताया गया है, डिग्री सेल्सियस में नहीं दोस्तों। तो अगले सवाल पे आपको ले चलें। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर 1124, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18, ग्रुप 18 के मूल तत्वों अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल नंबर 1124 दोस्तों। क्या कहा जा रहा है दोस्तों? इनको उपधातु नहीं कहते, संक्रमण तत्व नहीं कहते, दुर्लभ मृदा तत्व नहीं कहते, निष्क्रिय गैस कहते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 24/10/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया दोस्तों। कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को यहां से आ जाइए, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है, जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों। 3 तत्वों एक्स, वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, 282 और 288 हैं। तो तत्व जेड क्या होगा? यहां पे लिखा है क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एक्स के लिए है, और ये वाला वाई के लिए है, और ये वाला जेड के लिए है 288। तो जो जेड है दोस्तों वो क्या होगा? एक निष्क्रिय गैस होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका अष्टक तो पूरा है, उनके अंतिम कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है दोस्तों। 8 मिल रहा है तो उनको ना तो चाहिए और ना तो वो देने को तैयार हैं। सवाल नंबर 1125 ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? 18वां समूह या शून्य समूह? दोस्तों जो 18वां समूह होता है उसी को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा। जीरो नाम से कोई अलग से ग्रुप नहीं है। जो समूह 18 है उसी को जीरो समूह या शून्य समूह भी कहते हैं, और यह समूह निष्क्रिय गैसों का समूह है। निष्क्रिय गैस मतलब जो किसी से अभिक्रिया ना करें, नोबल गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस का ग्रुप। सवाल नंबर 1126 ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ग्रुप डी का सवाल दोस्तों 30/10/2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं।
बहुत बढ़िया सवाल। 1127 नंबर सवाल के लिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के उस समूह का नाम बताए जिसमें सभी एलिमेंट गैस हैं दोस्तों। तो समूह 18 में जितने लोग हैं वो सब के सब गैस हैं, और गैस भी कैसे? नोबल गैस हैं, है ना। नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते, जिनका अष्टक पूरा है। 16/10/2018। दूसरी पारी का सवाल दोस्तों, जब अष्टक पूरा हो जाता है यानी कि इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं आपकी, आपको संतोष की प्राप्ति हो जाती है, तब आप नोबल हो जाते हैं। नोबल मतलब महान हो जाते हैं, है ना, है कि नहीं? मतलब अब कुछ नहीं चाहिए हमको जितना मिला है उसमें हम प्रसन्न हैं, तब तो आप महात्मा हो गए ना। महात्मा हो गए तो आप नोबल हो गए दोस्तों। इसलिए क्या करेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व क्या हैं? गैस हैं। तो वो है समूह 18। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1128। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों हीलियम है। हीलियम नोबल गैस है, यह सत्य है, मतलब अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, और उसके सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बाहरी कक्षा जो होती है वो पहली कक्षा भी होती है। एक ही कक्षा है भाई, तो वो बाहरी भी है भीतरी भी है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुलफिल भी है, मतलब भरा पूरा है। इसलिए क्या करेंगे दोस्तों? सवाल नंबर 1128 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 25/9/2018 तीसरी पारी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल, एल्कैली धातुएं उत्कृष्ट गैसें, हैलोजन एल्कलाइन मृदा धातु दोस्तों और समूह 18 के तत्व हैं। तो उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं दोस्तों, ये समूह 18 के तत्व कहे जाते हैं। कब पूछा गया था सवाल? आरआरबी ग्रुप डी में 24/9/2018 को पहली पारी में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, निष्क्रिय गैसें समूह 18 में होती हैं, इसी को यहां पे लिख दिया जाए। इसमें होती हैं 18वें समूह में होती हैं दोस्तों। कौन? निष्क्रिय गैसें। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए सवाल नंबर 1130 के लिए। आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों 17 सितंबर 2018 को, फिर 15 अक्टूबर 2018 को पूछा गया था यह सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 1131, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। क्रिप्टॉन दोस्तों क्या है? एक निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। सवाल नंबर 1131 के लिए क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे दोस्तों। जो क्रिप्टॉन है वो क्या है? अक्रिय गैस है। सवाल नंबर 1132 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? तो क्लोरीन है दोस्तों जो निष्क्रिय नहीं है। रेडॉन, क्रिप्टॉन और हीलियम ये सब के सब अक्रिय गैसों में शुमार किए जाते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 27/11/2018 को पहली पारी में पूछा गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? वाह, क्लोराइड आयन। क्लोरीन के पास दोस्तों 2, 8 और 7 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्लोरीन का। जब इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तब इसको कहते हैं क्लोराइड आयन। और क्लोराइड आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो भाई क्या होगा? ये खुश हो जाएंगे। अब खुश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा हो जाएगा 2, 8, 8। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, मतलब क्लोरीन गाना गाएगा। क्या गाना गाएगा? कि मुझे तो राम रतन धन मिल गया, मतलब अब तो पेट भर गया भाई, अब कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो 2, 8, 8 क्या है दोस्तों? ये क्लोराइड आयन। ये देखिए क्लोरीन लिखा हुआ है, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्लोराइड आयन के रूप में जाना जाता है। उसके ऊपर एक माइनस का चिन्ह लगा दिया गया। अब 2, 8, 8 क्या है दोस्तों? क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सवाल नंबर 1133 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 आयन में होता है, मतलब इसके जैसा होता है? सवाल नंबर 1133 के लिए दोस्तों तो कह दीजिएगा आर्गन। क्या कहिएगा? आर्गन। ये जो आर्गन है दोस्तों, आर्गन कहां पे? ऑप्शन नंबर डी में। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। उसके पास 8 दूनी के 16, 2 18 इलेक्ट्रॉन टोटल पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन टोटल पाए जाते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल
15/11/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1135, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है? रेडॉन, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन। सवाल नंबर 1135 के लिए दोस्तों, तो जो रेडॉन है दोस्तों, उसमें से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो रेडियोधर्मी होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 17 फरवरी 2021 को। पहला स्टेज, दूसरी पारी। अगला सवाल आपके सामने 1136, आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन एक सबसे हल्की, सबसे अभिक्रियाशील, सबसे प्रचुर, सबसे अक्रिय गैस है दोस्तों। जो तापदीप्त फ्लोरोसेंट बल्ब होते हैं दोस्तों, है ना, उसमें भरने के लिए आर्गन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं कि यह किसी से अभिक्रिया तो करेगी नहीं, और जब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगी तो जो उसके अंदर फिलामेंट है, जो उसका तंतु है, वह जल नहीं जाएगा, बल्कि उसकी उम्र ज्यादा होगी। तो सवाल नंबर 1136 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। एनटीपीसी का सवाल दोस्तों 31 जुलाई 2021 को पूछा गया सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1137, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण ऑक्सीजन गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। नियॉन का, हीलियम का, क्लोरीन का। दोस्तों तो हीलियम गैस भर करके गुब्बारे उड़ाए जाते हैं क्योंकि हीलियम गैस क्या है? हल्की भी है और जलेगी नहीं। अगर हाइड्रोजन भर दें तो हाइड्रोजन जलती है। कैसे जलती है आपको पता है ना? पॉप पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? सवाल नंबर 1137 के लिए ऑप्शन नंबर हीलियम को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। आरआरबी के एनटीपीसी के सवाल 17 जनवरी 2021, पहला स्टेज, दूसरी पारी। सवाल नंबर 1138, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। 1138, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये जो नाइट्रोजन है दोस्तों, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये नोबल नहीं है दोस्तों। नोबल कौन है? आर्गन। सवाल नंबर 1138 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे दोस्तों। 4 जनवरी 2021 को पूछा गया था सवाल आरआरबी एनटीपीसी में। कब पूछा गया था दोस्तों? ये स्टेज पहला और पारी दूसरी। अगले सवाल पे आपको लेके चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है सल्फर के बारे में दोस्तों। सल्फर का रासायनिक प्रतीक एस होता है। एस क्या है दोस्तों? सल्फर का रासायनिक प्रतीक है। इस बात का हमको ख्याल रखना है। और क्या करना है दोस्तों सल्फर के बारे में? सल्फर का जो परमाणु भार होता है वह 32 होता है ना, 32। 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन पाए जाएंगे और परमाणु क्रमांक 16 हो जाएगा दोस्तों। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा सल्फर का? 16। और इसका रासायनिक प्रतीक क्या है? एस। इसी सल्फर को दोस्तों हम लोग गंधक कह के बुलाते हैं। क्या कह के बुलाते हैं? गंधक। सवाल नंबर 1139 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा। और इसका जो साधारण नाम है दोस्तों, इसको ब्रिमस्टोन कह के भी बुलाया जाता है। क्या कहते हैं? ब्रिमस्टोन। और तांबे से इसकी दुश्मनी होती है। तांबे का शत्रु कहा जाता है सल्फर को। याद रखिएगा। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सवाल दोस्तों 29/5/2019 को पहली पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये रहा सवाल नंबर, गौर से देखिए। 1140, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? ये सल्फर है दोस्तों। सल्फर मतलब उसके पास बहुत से परमाणु होते हैं एक अणु के भीतर। और बहुत से परमाणु कितने होते हैं दोस्तों? 8। कितने होते हैं? 8। मतलब सल्फर को 8 परमाणु जब मिलाएंगे तब जाकर के एक अणु का निर्माण होता है। क्या करिएगा? 1140 के ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल दोस्तों 30/8/2018 को दूसरी पारी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल आपके सामने 1141, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? एल्केलाइन नहीं है दोस्तों। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सल्फर। सवाल नंबर 1141 के लिए दोस्तों सल्फर को लॉक कर। यही है जो एल्केलाइन नहीं है, बाकी के ऊपर के तीनों एल्केलाइन है दोस्तों। एनटीपीसी का सवाल 5/4/2016, पहला स्टेज, तीसरी पारी। आगे चलता हूं 1142 पे। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच प्रदान करने और स्टेबिलिटी प्रदान करने हेतु सल्फर और
ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? यह बात आपको बतानी है सवाल नंबर 1142 के लिए। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, इस प्रक्रिया का नाम हाइड्रेशन नहीं होता, इंसिनरेशन नहीं होता, दहन और कंबस्टन नहीं होता दोस्तों, वल्कनाइजेशन होता है। जब हम रबड़ समझते हैं आप लोग, साइकिल के टायर और ट्यूब रबड़ के बनते हैं दोस्तों, ट्रक के टायर और ट्यूब रबड़ के बनते हैं, है कि नहीं? और अगर आप लड़की हैं तो अपने बालों में रबड़ बैंड का इस्तेमाल करती हैं, है कि नहीं? तो रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच और स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप का मतलब ऊष्मा, गर्माहट, हीट से उपचारित करने की प्रक्रिया का नाम है वल्कनाइजेशन। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 18/4/2016 को तीसरी पारी में पूछा गया था। सवाल नंबर ये है दोस्तों आपके सामने 1143। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? क्या बात है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है ये, 4/4/2016। ये रसायन विज्ञान का सवाल कह दीजिए कि नहीं है, ये तो बिल्कुल जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है दोस्तों। सवाल नंबर 1143, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? सवाल नंबर 1143 के लिए दोस्तों, तो सल्फर ने अपना नाम लैटिन भाषा से लिया है। याद रखिएगा, संस्कृत, यूनानी और मैंडारिन ये नहीं है दोस्तों। नीचे जो मंदारिन लिखा हुआ है, यहाँ मंडेरिन लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी पढ़िएगा जैसे हम बता रहे हैं, मंदारिन। ये इसी को कुछ लोग मैंडेरिन कहते हैं। मैंडेरिन मतलब मंदारिन। मंदारिन क्या होती है दोस्तों? चीन में बोली जाने वाली भाषा का नाम है मंदारिन, और यह विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। इसलिए आप याद रखिएगा, अगर आपसे कभी रेलवे भर्ती बोर्ड में या किसी और परीक्षा में पूछ लिया जाए दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप कह दीजिएगा दोस्तों मंदारिन। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? सवाल नंबर 1144। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, 1144 के लिए। तो प्याज काटते समय जब आंख में आपके जलन होती है ना, तो अभी तक जितना हम जानते हैं और आप भी जानते होंगे, जिसकी सास ज्यादा प्रेम करने वाली होती हैं, मतलब जिसकी सासू माँ उसको ज्यादा प्रेम करती हैं, ज्यादा चाहती हैं, ज्यादा दुलार करती हैं, उसकी आंखों में प्याज काटते समय आंसू जरूर आते हैं। ये बात जानते रहिएगा, लेकिन परीक्षा में यह बात मत बताइएगा किसी को। परीक्षा में क्या बताइएगा दोस्तों? परीक्षा में यह बताइएगा कि सल्फर जो यौगिक होता है, सल्फर, उसकी वजह से प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा होती है ना? अगर आप प्याज काट रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब दो होता है। पहला वाला जो मैंने बताया वो आप किसी को मत बताइएगा। दूसरा वाला ये होता है कि सल्फर की वजह से आपकी आंखों से आंसू आते हैं, यही आप परीक्षा में टिक लगाइएगा। सवाल नंबर 1144 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल क्या है दोस्तों? ये पहली पारी, पहला चरण 28 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने 1145। कहा जा रहा है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिसमें हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? वाह, क्या बात है। सवाल नंबर 1145 दोस्तों, आपके पास रसोई गैस, जिसको आप लोग एलपीजी का सिलेंडर कहते हैं, वो भरा हुआ है। मान लीजिए गैस लीक हो रही है, तो उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो गंध होती है, उसकी जो बू होती है, वो आपको पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। कैसे पता चलता है दोस्तों? नाइट्रोजन पेरोक्साइड की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से? कतई नहीं दोस्तों, सल्फर के यौगिक की वजह से पता चलता है। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 30/3/2016 को पूछा गया दोस्तों। ये सवाल पहला चरण, पहली पारी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1146। सल्फर की परमाणुकता क्या होती है दोस्तों? तो सल्फर दोस्तों बहुपरमाणुक होता है। कैसा होता है? द्विपरमाणुक नहीं, एक परमाणुक नहीं, त्रिपरमाणुक भी नहीं दोस्तों, बहुपरमाणुक होता है। और उसके एक अणु में 8 एटम, 8 परमाणु पाए जाते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 26/10/2018 को और उसके बाद 25/10/2018 को। देखिए मतलब 25 अक्टूबर को पूछा गया दूसरी पारी में, 26 अक्टूबर को फिर रिपीट हो गया वही सवाल। मतलब सवाल ये जरूरी है दोस्तों आपके लिए। 1146 नंबर बहुत बहुत जरूरी सवाल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर 1147। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, 1147 के लिए
क्या कहा जा रहा है 1147 में? ध्यान से देखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन एक आधात्विक खनिज है? चांदी दोस्तों धातु है, प्लेटिनम भी धातु है, लोहा भी धातु है। गंधक है जो धातु नहीं है, मेटल नहीं है। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 15 फरवरी 2021 को पहला चरण दूसरी पारी आपके सामने दोस्तों 1148 नंबर सवाल लेकर के मैं आ रहा हूं। ये कार्बन से है। किस यूनिट से है? कार्बन से। कार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या होता है कार्बन दोस्तों? हमारे शरीर में कार्बन, हमारे भोजन में कार्बन, पेड़ में कार्बन, पौधों में कार्बन, हर जगह कार्बन दोस्तों। जो आप पेंसिल से लिखते हैं उस पेंसिल की जो लीड होती है ग्रेफाइट, उसमें कार्बन, हमारी हड्डी में कार्बन। मतलब कार्बन का जो दोस्तों प्रेजेंस है दोस्तों, उपस्थिति है, कार्बन की जो मौजूदगी है हर जगह है। क्या है दोस्तों कार्बन? कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण जिसमें से किस गुण को दर्शाता है? वाह! कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्नलिखित में से किस गुण को दर्शाता है? क्या बात है? स्व अपहृसन गुण। परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता। कार्बन का अपने यौगिकों को दहनशील प्रकृति प्रदान करने का गुण। विभिन्न अपर रूपों के रूप में पाए जाने का गुण। सवाल नंबर 1148 बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, गौर से देखिएगा। ये जो कार्बन परमाणु होते हैं दोस्तों, ये लंबी श्रृंखला बनाने के लिए क्या करते हैं? स्व संयोजन क्षमता इनके पास पाई जाती है। आपको एक बात बताता हूं, जैसे देखिए ये है आपके पास C और ये आपने क्या कर दिया, ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। मतलब कार्बन का एक परमाणु है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा वो 4 लोगों से गठबंधन करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अगर ये कार्बन आज की राजनीति में होता दोस्तों तो यकीनन हमेशा सत्ता में रहता। क्यों? क्योंकि इसको गठबंधन बनाना आता है, सबसे गठबंधन कर लेता है। मतलब गठबंधन करने के लिए इधर भी गठबंधन, इधर भी गठबंधन, इधर भी गठबंधन, गठबंधन का बादशाह है ये दोस्तों। सवाल नंबर 1148 ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 1/9/2022 को पहली पारी में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1149 निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपर रूप पाया जाता है? एस मतलब सल्फर, पीबी मतलब लेड, एसएन मतलब टिन, सी मतलब कार्बन दोस्तों। कार्बन है जिसका अपर रूप नेचर में पाया जाता है ना, प्रकृति में कार्बन का जो अपर रूप मतलब क्या होता है दोस्तों? एलोट्रोप। तो जो एलोट्रोप कार्बन के पाए जाते हैं, अपर रूप पाए जाते हैं दोस्तों, उसमें कुछ नाम आप भी जानते होंगे। क्या पाया जाता है दोस्तों? हीरा। ये कार्बन का क्या है? एक रूप है। कोयला, इसको कोयला को काला हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काला हीरा, ब्लैक डायमंड, है ना। एक कहावत हिंदी में सुनी है आपने, कोयले की दलाली में सबका हाथ काला होता है। याद आ रहा है? आगे देखिए दोस्तों, ग्रेफाइट, इसका भी नाम सुना हुआ है आप लोगों ने। और किसका नाम सुना है आप लोगों ने? ये है फुलरीन दोस्तों। ये कार्बन के अपर रूप हैं, है ना। इसमें से जो हीरा है दोस्तों बहुत कठोर होता है, इतना कठोर होता है कि आप कांच की दुकान पे चले जाइए, कांच मतलब ग्लास की दुकान पे चले जाइए, कहीं हमको ग्लास काट के दे दीजिए भाई, हमको अपने टेबल पे बिछाना है, कमरे की पार्टीशन के लिए ग्लास चाहिए हमको, तो क्या करेंगे? वो हीरे से काटते हैं। मतलब हीरे में इतनी पावर होती, इतनी ताकत होती कि वो ग्लास को भी क्या करता है? आसानी से काट डालता है। अभी तक हम लोगों ने सुना था लोहा लोहे को काटता है, लेकिन अब आप याद रखिएगा हीरा सबको काट सकता है दोस्तों। सवाल नंबर 1149 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने, कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? कार्बन के यौगिक बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी संख्या बेतहाशा है, बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? जिम्मेदार यही है कि श्रृंखलन का गुण और चतुः संयोजकता। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वह श्रृंखला बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं, और उनकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है ना।
इसलिए कार्बन के यौगिक ज्यादा पाए जाते हैं। आप कुछ मत करिए, ऐसे कार्बन बनाते जाइए, ठीक है, और ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे लाइन खींच दीजिए, कह दीजिए भाई कि ये देखिए कार्बन का एक यौगिक तैयार हो गया है कि नहीं, ये कार्बन का एक यौगिक तैयार हो गया। क्यों तैयार हो रहा है? क्योंकि कार्बन के पास क्या हो रहा है दोस्तों, कार्बन को इधर भी हाइड्रोजन से उधर भी सबसे गठबंधन करने का मौका मिल रहा है, और ये चेन आप यहीं पे रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए, आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करिएगा, इस हाइड्रोजन के तू हट भाई, हट गया वो बेचारा, फिर से कार्बन लीजिए, फिर से कार्बन लीजिए, मतलब आप श्रृंखला बढ़ाते जाइए, है ना। तो ये कार्बन का गुण है दोस्तों, इसलिए इसके यौगिक ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। सवाल नंबर 1150 कहां पूछा गया दोस्तों? आरआरबी ग्रुप डी में 18/9/2022 को पहली पारी में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। किसको? ऑप्शन नंबर बी को, श्रृंखलन गुण और चतुसंयोजकता। दोस्तों ये जो हमारे टाइपिस्ट साहब हैं उन्होंने श्रृंखलन लिखा हुआ है, और जो लिखा है उन्होंने उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा, हम बता रहे हैं। ये देखिए होता है श, कौन सा वाला श होता है? शहर, शहद, इसका नाम होता है वैसे तालव्य श। क्या नाम होता है? तालव्य श। हम लिख दे रहे हैं ऊपर, आप पढ़ लीजिएगा, ये है तालव्य श, ठीक। अब तालव्य श जो होता है उसका उच्चारण तालु से किया जाता है। कहां से? तालु। और ये जो श लिखा हुआ है इसमें जब आप ये वाला री लगाते हैं जो कृष्ण भगवान में ऐसे लिखते हैं ना, ये देखिए क्या लिखा है नीचे? कृष्ण। तो ये री की मात्रा लगाई आपने, है कि नहीं? अब जब री की मात्रा लगाई आपने तो कुछ जो आपके पास कंप्यूटर में फॉन्ट मिलते हैं इस तरीके से श्री लिखा गया है। भैया श लिखिए फिर री की मात्रा लगाइए तो श्री हो गया। लेकिन कुछ जगहों पर यह कैसे मिलेगा? ये ऐसे मिलेगा। देखिए हम बता रहे हैं, ये ऐसे मिलेगा, ऐसे, ठीक है। अगर श्रृंखला लिखना है तो श्रृंखला कैसे लिखेंगे? यूं लिखिएगा, श्रृंखला, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 1151 पे। कार्बन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या बात है? कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है, ये बात गलत है। कार्बन प्रकृति में उपधातु है, ये बात सही है। कार्बन प्रकृति में धातु है, कार्बन प्रकृति में अधातु है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही है, बाकी के 3 ऑप्शन सही नहीं हैं। क्या करेंगे हम लोग? आरआरबी ग्रुप डी के लिए 6 अक्टूबर 2022 को पूछा गया सवाल था ये, 1151 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों? ये 1152। क्या दोस्तों 1152 में कहा जा रहा है? फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो इसमें उत्तर होता है 60 दोस्तों। फुलरीन में 60 परमाणु होते हैं जो फुटबॉल जैसी आकृति में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सवाल नंबर 1152 के ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। 30/9/2022 का सवाल। अगला सवाल 1153 दोस्तों, 1153 के लिए बड़े गौर से देखिएगा। कहा जा रहा है कार्बन के किस रूप का इस्तेमाल शुष्क स्नेहक के रूप में, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? दोस्तों लुब्रिकेंट समझते हैं आप लोग? तो लुब्रिकेंट क्या होता है दोस्तों? स्नेहक। जैसे गाड़ी चल रही है उसमें आप मोबिल ऑयल डालते हैं, है ना। दरवाजे होते हैं उसमें जो पहिए लगे होते हैं, व्हील्स, उनमें आप मोबिल ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है दोस्तों वो, या ग्रीस लगा देते हैं, तो वो लुब्रिकेंट का काम करता है। लेकिन अगर आप के पास जो पेंसिल है उसके भीतर जो ग्रेफाइट की रॉड होती है उसका पाउडर अगर आप लगा दें तो वो भी एक बढ़िया लुब्रिकेंट का काम करता है। उसको ड्राई लुब्रिकेंट या शुष्क स्नेहक कहा जाता है दोस्तों। 1153 के ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 25/8/2022 को पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने, कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सदृश होती है? बहुत बढ़िया दोस्तों। सवाल नंबर 1154, ये होता है दोस्तों फुलरीन, C60 फुलरीन। इसकी संरचना बॉल के जैसी होती है, सॉकर बॉल।
और ये संलयित वलय, वलय मतलब रिंग के जैसी संरचना होती है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? हीरा, फुलरिन, ग्रेफाइट तो है दोस्तों। कोक, सवाल नंबर 1155, यही सवाल है दोस्तों 1155, जिसका ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है? तो कह दीजिएगा कोक जो है वो अपर रूप नहीं है। 29/9/2022 का सवाल दोस्तों, तीसरी पारी आरआरबी ग्रुप डी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने 1156, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कहा जा रहा है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यह बात जानते रहिएगा। सुचालक मतलब गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट के भीतर से होकर के बिजली प्रवाहित होती है ना। अगला सवाल मतलब अगला स्टेटमेंट, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाकर जुड़ा होता है, जिससे एक षटकोणीय सारणी बनती है दोस्तों। बहुत बढ़िया। 1156 के लिए दोस्तों क्या करना है दोस्तों आपको? ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ये बात बताई गई है। तो ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं होता दोस्तों, बल्कि सुचालक होता है। और ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना करके जुड़ा होता है, जिससे एक षटकोणीय सारणी बनती है। ये बात तो सही है दोस्तों। तो क्या कहेंगे हम लोग? कथन पहला असत्य है, कथन दूसरा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। मतलब ये वाला रॉन्ग है दोस्तों, ये वाला राइट है। तो जब दूसरा वाला राइट है तो क्या करेंगे? कथन सेकंड सही है और कथन फर्स्ट असत्य है। इसी को दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिए। 25/8/2022 का सवाल। अगले सवाल पे आपको लेके चलता हूं। अगला सवाल है, किस अधातु का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों? तो कह दीजिएगा कार्बन का जो अपर रूप है, एलोट्रोप है, वो विद्युत का सुचालक होता है और उसका नाम होता है ग्रेफाइट। क्या नाम होता है उसका? ग्रेफाइट। यह विद्युत का सुचालक होता है। अगले सवाल पे आपको लेके चलता हूं। लेखन पेंसिल में क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट होता है। ठोस स्याही लेड या लेड सल्फेट? तो दोस्तों आप क्या करिएगा? ग्रेफाइट को लॉक करिएगा। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल दोस्तों 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। ये 14 दिसंबर 2014, लाल रंग का सेट था ये। अगला दोस्तों सवाल ये रहा, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? सवाल नंबर 1159। तो दोस्तों कार्बन के पास आप जानते हैं कि 4 जगह बॉन्ड बनाने की कहानी है। तो जब ये सबसे बॉन्ड बना हुआ है दोस्तों, तो बाहरी कक्षा में क्या कहा जा रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे दोस्तों, जो है वो क्या कर चुका है? बॉन्ड बना चुका है। सवाल नंबर 1159 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा दोस्तों। 0 होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे? 0। आरआरबी के एएलपी का सवाल है, टेक्नीशियन में भी पूछा गया दोस्तों 13 अगस्त 2018 को पहली पारी में। अगला सवाल आपके सामने 1160, बकमिंस्टर फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा और ग्रेफाइट। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन का एक यौगिक है, अपर रूप नहीं है। तो बकमिंस्टर फुलरीन तो है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 यह यौगिक है दोस्तों कार्बन का, जो ऑक्सीजन से मिलकर यौगिक बनाता है। लोको पायलट और टेक्नीशियन की परीक्षा में 17 अगस्त 2018 को दूसरी पारी में सवाल था दोस्तों। ये अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1161, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है? सवाल नंबर 1161। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। सवाल नंबर 1161 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। हीरा दोस्तों सबसे ज्यादा कठोर होता है। आरआरबी जेई का सवाल 28/5/2019 को पहली पारी में पूछा गया था दोस्तों। हीरा कांच को काटने के काम में आता है दोस्तों, और हीरे को काटने में भी काम आता है दोस्तों। सवाल नंबर 1162, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है दोस्तों, लोहा नहीं, सीसा नहीं, तांबा नहीं। आरआरबी के एएलपी का सवाल दोस्तों टेक्नीशियन की परीक्षा में पूछा गया था और एनटीपीसी में पूछा गया था दोस्तों। ये एनटीपीसी में 12 अप्रैल 2016 को और ग्रुप डी में 20/8/2018 को पूछा गया था यही सवाल। अगला सवाल 1163, आग को बुझाता है
कौन बुझाता है आग को? आग को बुझाता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक करिएगा, यही वो गैस है जो आग को बुझाने के काम आती है दोस्तों। ऑक्सीजन तो आग को प्रज्वलित करेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 1164, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 1164, कार्बन मोनोऑक्साइड यह जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है दोस्तों। ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन मतलब लकड़ी है, कोयला है दोस्तों। वैसे कोयले की बात की जा रही है जब कोयले को हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं या ऑक्सीजन की कमी होती है वहां जलाते हैं, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तब अपूर्ण दहन होता है। पूरी तरह से वो जलेगा नहीं, अधूरा जला हुआ होगा, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते ही यह विषैली होती है, इसमें दम घुट जाएगा दोस्तों। यह जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। 1164 ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आरआरबी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों से पूछा गया था दोस्तों 30/8/2019 को, तीसरी पारी में। अगला सवाल 1165, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? सवाल नंबर 1165, बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों। एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये है कार्बन दोस्तों। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर के संयोजित होकर बड़े बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? वो गुण कार्बन में है दोस्तों। किस में है? कार्बन में है। तो सवाल नंबर 1165 के लिए क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आरआरबी के एलपी का सवाल है दोस्तों और टेक्नीशियन की परीक्षा में भी पूछा गया था ये। अगला सवाल आपके सामने है, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। ड्राई CO2, ड्राई CO2 मतलब सूखी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में 14/12/2014 को पूछा गया था दोस्तों, ग्रीन पेपर का सवाल था ये। और 1166 नंबर सवाल जो पूछा जा रहा है दोस्तों, शुष्क बर्फ क्या है? तो गौर से देखिएगा, ये एक ऐसी गैस होती है दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत अधिक प्रेशर पे ठंडा करके बनाते हैं। जब इसका प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, दाब बहुत ज्यादा रखेंगे और इसको ठंडा करेंगे तो ड्राई CO2 बनेगा दोस्तों। ड्राई CO2 की खूबी क्या है कि यह ऊर्ध्वपातज होता है, मतलब द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित होने का गुण रखता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1167, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? सिलिकॉन, पोटेशियम, कार्बन, मैग्नीशियम। तो कह दीजिएगा कार्बन है जो अलग अलग रूपों में, कार्बन कोयले में भी होता है, कार्बन हीरे में भी है, कार्बन आपके शरीर में भी है दोस्तों, हर जगह कार्बन, गेहूं में, चावल में, सब्जियों में, कहाँ कहाँ कार्बन है दोस्तों आप सोचते चले जाइए, बस कार्बन हर जगह मिलेगा आपको। ये है 26/10/2018 का सवाल, तीसरी पारी में पूछा गया था ग्रुप डी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों 1167, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। कोक है, कार्बन ब्लैक है, चारकोल है, ग्रेफाइट है। सवाल नंबर 1168 कहा जा रहा है दोस्तों अपचायक के रूप में काम करता है दोस्तों, तो वो का कोक से तो किया जाता है दोस्तों। कोक मतलब समझते हैं, लकड़ी का कोयला, उसे कोक कहते हैं दोस्तों। ये अपचायक का काम करता है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? चाक है, मार्बल है, हीरा है, डोलमाइट है। सवाल नंबर 1169, बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। कार्बन का संयुक्त रूप, संयुक्त रूप मतलब कंपाउंड, कंपाउंड मतलब यौगिक, ठीक है। तो दोस्तों चाक जो है वो यौगिक हो सकता है, मार्बल यौगिक हो सकता है, डोलोमाइट हो सकता है, लेकिन हीरा जो है वो कार्बन का यौगिक नहीं है, वो कार्बन का अपर रूप है। आरआरबी के एएलपी का सवाल दोस्तों पूछा गया था ये 13/8/2018 को। क्या करिएगा इस सवाल के लिए दोस्तों आप लोग? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगले सवाल पे आपको लेके चलता हूं 1170, हीरा कार्बन का एक रूप नहीं है, सिलिकॉन, फुलरीन, ग्राफीन। दोस्तों सिलिकॉन पे लॉक करिए, सिलिकॉन जो है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। बाकी हीरा और फुलरीन तो हैं,
ग्राफीन क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट से निकलने वाला एक पदार्थ है ग्राफीन। यह भी कार्बन का प्ररूप है। एनटीपीसी की परीक्षा में 22/4/2016 को पहली पारी में पूछा गया था दोस्तों, पहला चरण। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, ग्राफीन क्या है? क्या है दोस्तों ग्राफीन? कार्बन का प्ररूप है, लोकप्रिय ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, पौराणिक जानवर है, संक्रमित घाव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। कार्बन का प्ररूप है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है दोस्तों। ग्रेफाइट भी प्ररूप है, याद रखिएगा। 1171 के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे दोस्तों। और ग्राफीन जो है यह ऐसा अपर रूप है कार्बन का जिससे हम कागज से भी पतली कार्बन की चादर बना सकते हैं, कार्बन की शीट बना सकते हैं, जो आपके कागज से भी पतली शीट होगी। अगले सवाल पे ले चलता हूं। अगला सवाल है 1172। जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपर रूप का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है। 1172 दोस्तों, गौर से देखिएगा। ग्रेफाइट, चारकोल, कोक या कोयला, कार्बन ब्लैक। तो चारकोल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंध को सोख लेने के लिए। कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपर रूप का इस्तेमाल करते हैं? चारकोल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 10/12/2018 का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो दोस्तों नाम होता है वो क्या होता है? शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं? सवाल नंबर 1174 के लिए दोस्तों गौर से देखिएगा। तो 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा दोस्तों, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होंगे ये। सवाल नंबर 1174 के लिए, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन हो गया दोस्तों, तो ये 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। मतलब जितने भी कार्बन के परमाणु हैं वो बाकी 4 अन्य से जुड़े हुए होंगे दोस्तों। अगले सवाल पे आपको लेके चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1175। सवाल नंबर 1175, बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। 1175 को क्या कहा जा रहा है? 1175 में कार्बन द्वारा मजबूत बॉन्ड के गठन का कारण इसका क्या है? आकार छोटा होना दोस्तों। क्योंकि आकार में छोटा होता है इसलिए इसका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। विशाल या मध्यम या बहुत बड़ा पे टिक मत करिएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। 1175 के लिए आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 22/9/2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था सवाल। सवाल नंबर 1176, निम्न में से कार्बन के किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? कार्बन नैनोट्यूब्स, सीसा, फुलरीन, हीरा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों ये 1176 नंबर। बड़े गौर से देखिएगा। 1176 को कहा जा रहा है जो ये फुलरीन है दोस्तों, इसका जो संरचना होती है भूगर्भीय ग्लोब की तरह होती है। या आप जानते हैं फुलरीन में क्या होते हैं? कार्बन के 60 परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 1177, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? ग्रेफाइट है, फुलरीन है, कोयला भी है दोस्तों, डायमंड भी है। तो क्या किया जाएगा दोस्तों? ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड मतलब हीरा। सवाल नंबर 1177, आप कोयला को लॉक कर दिए दोस्तों सवाल नंबर 1177 के लिए, क्योंकि इसमें कुछ अन्य अशुद्धियां भी मिली होती हैं। सवाल नंबर 1177 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल, कार्बन के C60, यही फुलरीन का नाम है दोस्तों, C60। यहां पे क्या लिखेंगे? कार्बन के C60 पर रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 8/10/2018 को तीसरी पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, शीशा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? सवाल नंबर 1179। तो शीशे के पेंसिल में दोस्तों ग्रेफाइट होता है, उसमें शीशे का परसेंटेज 0 होता है। शीशा नहीं मिलाते हैं बल्कि ग्रेफाइट अपने शुद्ध रूप में होता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 1180, किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं दोस्तों? सवाल नंबर 1180 के लिए बड़े गौर से देखिएगा।
इसमें ग्रेफाइट सही उत्तर है दोस्तों। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही लेवल पर, एक ही प्लेन में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने 1181, किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं? ईथेन, डायमंड, मीथेन, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 1181 के लिए दोस्तों बड़े गौर से देखिएगा। 1181 के लिए हीरे में यह प्रॉपर्टी पाई जाती है। हीरा मतलब डायमंड, यहां पे लिख दीजिएगा हीरा। ऑप्शन नंबर 1181 के लिए हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 8/10/2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था यह सवाल। अगला सवाल आपके सामने 1182, कार्बन का कौन सा प्ररूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल। कार्बन के नैनो ट्यूब्स हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। सवाल नंबर 1182 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 15/11/2018 को पूछा गया था यह सवाल दूसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने 1183, फुलरीन इनमें से किसका प्ररूप है? हाइड्रोजन का नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, नाइट्रोजन का भी नहीं, ये कार्बन का प्ररूप है दोस्तों फुलरीन। सवाल नंबर 1183 के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। एनटीपीसी 15/3/2021 को पूछा गया था सवाल। अगला सवाल दोस्तों 1184, बड़े गौर से देखिएगा। 1184 को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक प्ररूप है? खड़िया, जिप्सम, संगमरमर, हीरा। तो हीरा दोस्तों कार्बन का एक प्ररूप है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आरआरबी के एनटीपीसी में 7/1/2021 को पहला स्टेज, पहली पारी का सवाल था दोस्तों ये, और ये हमारे आज की वीडियो का आखिरी सवाल भी था दोस्तों। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए इजाजत। आपसे एक अनुरोध जाते जाते करना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यह शुभ काम जल्दी से जल्दी कर दें, अभी कर दें। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।